जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो फ्रॉड हैं, ख़ास तौर पर जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से होते हैं, उसमें इज़ाफ़ा हो सकता है? और अगर ऐसा हो, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे-जैसे इकॉनमी का पहिया चलता है या जैसे-जैसे किसी भी मुल्क के हालात बदलते हैं, तो नित नए तरीकों से आवाम को लूटने की कोशिश की जाती है। ऐसे-ऐसे बयानिए गढ़े जाते हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। आखिर इसमें तेज़ी किस वक़्त आती है? तो माज़ी में भी हमने देखा और इस वक़्त भी जो सिचुएशन है वो यही है और आने वाले दिनों में ये सिचुएशन इस तरफ मज़ीद जा सकती है। इसकी वजह क्या है? या आखिर मुझे ये बात करनी जो है वो मैंने क्यों ज़रूरत महसूस की कि इसका ये वक़्त है ये बात करने का? देखिए जो एक आम आदमी है जिसको इन्वेस्टमेंट के डायनामिक्स का इतना नहीं पता, जिसको सेविंग के हवाले से जो उसका माज़ी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कमेटियाँ डालने तक जो है वो रहा और उससे आगे उसने कुछ नहीं किया। अ, बल्कि ये जो फ्रॉड्स होते हैं इस किस्म के, इसमें तो बहुत सारे ऐसे लोग भी रगड़े जाते हैं और अपना कैपिटल गँवा बैठते हैं, जो कि माज़ी में किसी न किसी कारोबार से मुंसलिक रहे होते हैं। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ये एक तसलसल है और ये मैं इस बिना पर बात कर रहा हूँ क्योंकि सेविंग के हवाले से, स्टॉक मार्केट के हवाले से, म्यूचुअल फंड के हवाले से हमने बहुत बात की है और रफ़ली रोज़ाना ही बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ जो अवेयरनेस है अंडरस्टैंडिंग की या किसी चीज़ को सीखने के हवाले से, उसका जो रुझान है वो उसकी जो परसेंटेज है वो पॉइंट्स में है। यानी कि वो डिजिट्स में नहीं हम दे सकते कि 15% है या 25% है, वो शायद पॉइंट्स के अंदर हम कह सकते हैं कि 0.1% या 0.5% लोग जो हैं वो इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों का रुझान ये होता है, दोस्त ये कहते हैं कि जी बस आप ये बताइए कि इससे हमें मिलेगा क्या? तो वो जो ये सवाल है कि इससे हमें मिलेगा क्या? इससे जो फ्रॉड है या जो जिसने लूटना होता है, वो उसको सुहाने ख्वाब दिखाना जो है वो आसान हो जाता है क्योंकि वो आपका जो है वो आपकी जो थिंकिंग है वो पढ़ लेता है। अब वजह क्या है? वजह ये है कि देखिए माज़ी में चूँकि इन्फ्लेशन रेट जो था, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा था। अब डबल डिजिट में होने की बिना पर जो सिचुएशन थी वो ये थी कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो भी 20 प्लस था। अब ऐसी सूरत में जो लोग थे उनके पास ऑप्शन थी। अब ये मैं बिल्कुल सूदी और गैर सूदी के हवाले से गुफ्तगू नहीं कर रहा क्योंकि ये आज का टॉपिक नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि अपॉर्च्युनिटीज़ क्या थी और अब वो अपॉर्च्युनिटीज़ जैसे-जैसे नापैद होंगी और आपका आउटपुट कम होगा, तो फिर जो दूसरे ज़राए हैं, वो किस तरह से ताकतवर होंगे, इस पर हमने सिर्फ बात करनी है। पहले आपके पास क्या ऑप्शन थी कि फ़र्ज़ करें आपके पास 10 लाख था, 5 लाख था, कुछ भी था। आपने गए, आपने कहा यार सबसे जो सेफ़ है मैंने तो उस तरफ जाना है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन थी कि आप इस्लामिक, नॉन इस्लामिक दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद थी। लिहाज़ा आप नेशनल सेविंग में भी जा सकते थे, आप किसी जो है वो कन्वेंशनल जो हमारे जिसको आप लोग सूदी निज़ाम कहते हैं उसमें भी आप जा सकते थे जिसमें आपने पैसा बैंक में रखा। अब बैंक जो है वो रफ़ली 17-18% के हिसाब से आपको मंथली भी पे करता रहा। इसके अलावा अगर आपने 6 माह के लिए या साल के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपने खरीद लिया तो देन आपको उसका आउटपुट मिलना शुरू हो गया। अब जैसे-जैसे डिजिट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता कम होने जा रहा है। अब आने वाले दिनों में जो प्रोजेक्शन है वो ये है जिस तरह से कि तेज़ी से इन्फ्लेशन कम हो रही है और अब जो हुकूमत का जो दावा है, वो ये है कि सिंगल डिजिट में हमारा जो हमारी जो इन्फ्लेशन है वो आ चुकी है। अब जब इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गई है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर इस बात पर होगा कि इंटरेस्ट रेट को भी नीचे लाया जाए। अब जैसे ही इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, तो हमारे जो मुनाफ़ाजात हैं, ख़ास तौर पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, हमारी इन्फ्लेशन के साथ, हमारे इंटरेस्ट रेट के साथ। क्योंकि ये एक चेन होती है। इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो फिर आपके जो डिपॉज़िट्स के ऊपर जो आपका आउटपुट है, वो भी इंक्रीज़ होता है। तो ये साइकिल है, जो कि ये चेन की सूरत में चलता है। इन्फ्लेशन बढ़ती है, उसके पीछे-पीछे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, उसके पीछे-पीछे आपको आपका आउटपुट ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। और फिर जब ये चीज़ें रिवर्स होती हैं, तो फिर जो डिपॉज़िटर्स हैं,
उनको सबसे ज़्यादा इस हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा रखा होता है कि हमें मंथली या 3 महीने के बाद या साल के बाद हमें एक हैंडसम आउटपुट जो है वो मिलेगा। अब जिस वक़्त ये सिचुएशन आपके सामने है कि इंटरेस्ट रेट नीचे, साथ में आपके प्रॉफिट्स नीचे, अब वो ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। अब ऐसी सूरत में होगा क्या कि जो लोग जिनको पहले अगर 1 लाख के ऊपर उन्होंने वो किसी भी जगह पर रखा था, तो उनको रफ़ली 17% 18% के हिसाब से उनको कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा था। स्टॉक मार्केट में वो इसलिए नहीं जाते थे कि ये रिस्की है। इसमें ठीक है, रिवॉर्ड्स तो हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हमें रिस्क का भी सामना करना पड़ता है। कुछ जो है वो हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगी, इसको सीखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। लिहाज़ा वो ये तमाम चीज़ें जो है वो छोड़कर वो सिर्फ़ अपने आप को एक सेफ हेवन की तरफ जो थे वो लेकर गए माज़ी के अंदर, और उन्होंने अपना पैसा जो है वो मनी मार्केट में रखा। अब जब मनी मार्केट के जो आउटपुट्स हैं, ये अब कम होने हो चुके हैं, जो कि आने वाले दिनों में मज़ीद कम होंगे। तो ऐसी सूरत में आपको बहुत सारी ऐसी स्कीमें नज़र आएँगी, जो कि माज़ी में भी आपको नज़र आईं। जिसमें कुछ लोग आपको ऑफ़र करेंगे कि जी आप आइए और हमारे साथ जो है, वो बकरियों का कोई बाड़ा बना लीजिए, आप उसमें इन्वेस्ट कर लीजिए। कोई कहेगा जी आप हमें डेयरी फार्मिंग में हमारे साथ काम कर लीजिए। कोई कहेगा जी आप जो है वो हमारे साथ गैस का कारोबार कर लीजिए। कोई कहेगा जी कि देखें जी हम फ़िल्में और ड्रामे बनाते हैं, हमारी कंपनी जो है वो मलेशिया के अंदर भी रजिस्टर्ड है, यूके के अंदर भी रजिस्टर्ड है, फलान जगह पे भी रजिस्टर्ड है, और हम जो है वो ड्रामे और फ़िल्में बनाते हैं, हमारे साथ इन्वेस्ट कीजिए। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो जाएँगी, जिस तरह से कि माज़ी में थी। अभी भी ये लोग उसी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन दरमियान में चूँकि बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं, अब सिलसिला थोड़ा-सा वक़्ती तौर पर जो है वो क्या कहते हैं, फ्लैट हुआ है। इतनी जो है वो मारा-मारी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो देखेंगे कि लोग जो हैं, वो थोड़ा-सा पैनिकिंग सिचुएशन में आ गए हैं कि यार मुझे पहले तो नेशनल सेविंग से या अपने बैंक से या किसी भी जगह पर जो मैंने अपने डिपॉज़िट्स रखे हैं, वहाँ से मुझे जो है वो रफ़ली जो है वो 17% या 18% या 20% जो था वो आउटपुट मिल रहा था, और अब जो है ये तो 12% और 13% पे आ गया, तो इससे तो मेरा गुज़ारा नहीं होता। तो फिर लोग निकलेंगे। जब लोग निकलेंगे, तो ऐसी सूरत में उनको शिकार करने के लिए शिकारी पहले से मौजूद होंगे। वो ऑफ़र आपको ये करेंगे कि देखें जी, आप अगर बैंक में पैसा रखते हैं और उस पर जो आपको आउटपुट मिलता है, वो देखें जी वो 13% है या 15% है, और फिर साथ में आपको ये भी वो कहेंगे कि देखें जी वो है भी सूद। तो हमारा जो काम है वो तो सूदी है ही नहीं। इसमें तो हम नफ़े और नुकसान की बुनियाद पर काम करते हैं। और ये देखिए कि हमने महाना जो है वो 8% का मुनाफ़ा दिया है। अब जिस वक़्त आप महाना 8% का मुनाफ़ा देखते हैं, ये 8% तो अभी मैंने जो है वो थोड़ा-सा कम लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है। लोग तो इससे ज़्यादा का प्रॉफ़िट जो है वो देते हुए नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर अगर हम देखें, या जो उनकी वेबसाइट्स हैं या उनके जो एजेंट्स आपके साथ राब्ता करते हैं, तो वो तो इससे और बहुत ऊपर की बातें करते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर आप 8% की बजाय अगर कोई 3% का भी ये कहता है जी कि मैं 3% या 5% आपको प्रॉफ़िट दूँगा, तो 5% के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप साल का देखें तो वो 60% बनता है। अब 60% का प्रॉफ़िट जो है, और उसमें फिर वो आपसे ये भी दावा करें कि जी ये मुकम्मल तौर पर जो है वो हलाल है और इसमें किसी किस्म का सूद शामिल नहीं है, ये नफ़े और नुकसान की बुनियाद पर है, हमारा तो अरबों रुपए का कारोबार है, उसमें से हम जो है वो मुनाफ़ा देते हैं। अब 36% का मुनाफ़ा एक तरफ, और आपके जो रेगुलेटेड इदारे हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स हैं या आपके बैंक्स हैं, इस्लामिक कह लें, नॉन इस्लामिक कह लीजिए, जब वहाँ से आपको जो आउटपुट आता हुआ नज़र आएगा, वो 11% होगा, 12% होगा, 9% होगा, 10% होगा। तो इसके साथ जिस वक़्त आप उसको कंपेयर करेंगे 36% को, मैं 3% के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो फिर यकीनन लोग अट्रैक्ट होंगे। जब लोग अट्रैक्ट होंगे, तो जिस तरह माज़ी में हुआ कि वो 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, हो सकता है साल भी वो आपको प्रॉफ़िट दे, लेकिन उसके बाद वो आपका कैपिटल लेकर गायब हो जाएँगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, वो ये बात भी करना जो है वो ज़रूर पसंद करते हैं कि देखिए जी, मेरा पैसा तो मुझे वापस मिल गया ना। मैंने तो जी 1 लाख दिया था और उसके ऊपर मुझे 1,20,000 मुनाफ़ा हो गया, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता अगर कंपनी बंद भी हो जाती है तो। देखिए, ये जो एक मेंटालिटी है, ये फ्यूल फराहम करती है ऐसे जो फ्रॉडफुल बिज़नेस होते हैं। क्योंकि जिस वक़्त आप सिर्फ़ ये सोचते हैं कि जी देखिए जी, मेरा पैसा तो मुझे वापस आ गया।
लेकिन उसके साथ आप ये नहीं देखते कि जो पैसा प्रॉफिट की सूरत में आपको दिया गया, वो बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड करने की सूरत में आपको मुनाफे की शक्ल में मिला। तो ये जब तक मेंटालिटी जो है ये खत्म नहीं होगी और जब तक हमारे अंदर से ये लालच खत्म नहीं होगी और जब तक हम अपने निज़ाम को समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि देखिए हमने अपने इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के साथ चलना है। हमने अगर रिस्क नहीं लेना, तो फिर हमने कोशिश ये करनी है कि जो हमारे रेगुलेटेड इदारे हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसके तमाम तर जो उनकी जो ज़िम्मेदारी है, वो सीडीसी के पास है और म्यूचुअल फंड जो हैं, वो बाकायदा तौर पर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी हैं। इसके साथ वो अपने जो नफ़ा-नुकसान हर चीज़ की रिपोर्ट जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। उनकी साल-हा-साल की हिस्ट्री है जो कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से परफ़ॉर्म किया और ये किस तरह से इन्फ्लेशन को बीट करते रहे। क्योंकि इन्फ्लेशन के करीब-करीब जो है ये आपको आउटपुट दे रहे होते हैं। लेकिन जिस वक़्त आप अपने आप को रेगुलेटेड इदारों से दूर करेंगे और आप डेयरी फार्म की तरफ जाएँगे, आप बकरियाँ पालने की तरफ जाएँगे, आप जो है वो गैस बेचने की तरफ जाएँगे, जिस कंपनी का कोई पता नहीं, उसकी हिस्ट्री नहीं है, तो फिर यकीनन आपको आपके कैपिटल से हाथ धोना पड़ेंगे। तो ये बात करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है। आपके जो रेगुलेटेड इदारे हैं, वहाँ से आपको प्रॉफिट्स कम मिलेंगे। जब कम मिलेंगे, पैनिक फैलेगा, तो फिर इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो फ्रॉड करने के लिए निकलेंगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आया कि अभी से आप अपने आप को इस तरफ जाने से रोक सकते हैं और अपने आप को रेगुलेटेड ही रखेंगे या कि आपने इन फ्रॉडियों के हत्थे चढ़ना है। हमारा काम जो है वो सिर्फ वक़्त से पहले चीज़ की निशानदही करना है। आगे आपका काम है कि आप इसको फ़ॉलो करते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी ऐसे इदारे में अपना पैसा नहीं लगाएँगे जो कि गवर्नमेंट से रेगुलेटेड नहीं है। एक आखिरी बात मैं इसमें और करता चलूँ, वो इंशाल्लाह प्रॉपर्टी वाली वीडियो में मैं ज़रूर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि प्रॉपर्टी में भी ऐसा होता है कि जी आप ये प्लॉट खरीद लीजिए या ये बिल्डिंग में आप जो है वो फ्लैट ले लीजिए और बिल्डिंग बने ना बने, आपको रेंट मिलता जाएगा। ये भी फ्रॉड है। बचिए, कोशिश कीजिए कि थोड़ा ले लीजिए प्रॉफ़िट, लेकिन अपने आप को रेगुलेटेड इदारों तक महदूद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।